हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एबीजी क्विज में। दोस्तों हम आपके लेकर आ चुके हैं यूपी बोर्ड द्वारा दोस्तों जारी किया हुआ हिंदी का मॉडल पेपर जो 2025-26 के एग्जाम के लिए यूपी बोर्ड ने खुद जारी किया है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम के लिए कि आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरह का होने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ एमसीक्यू करने वाले हैं, बाकी वर्णात्मक प्रश्न अगर आपको चाहिए तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप जाकर यहाँ आपको वीडियो दिख रहा होगा, आप जाकर वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट आज ये मॉडल पेपर होने वाला है क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को जल्द से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। दोस्तों दूसरा सप्तक जो था वो किस साल प्रकाशित हुआ था? 1943, 1951, 1979, 1959 ईस्वी में। मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। पहला सप्तक अगर पूछे थे कि कब प्रकाशित हुआ था तो यह हो जाएगा मेरे भाई 1943 ईस्वी में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहला पूछेगा तो 1943, अगर दूसरा पूछ दिया तो 1951। कौन इसको प्रकाशित करने वाले थे, यानी कि इसको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अज्ञेय थे। कौन थे? अज्ञेय। आपको याद नाम रखना है, अज्ञेय इनको प्रकाशित करने वाले व्यक्ति थे। दूसरा हम दोस्तों को सब पूछा है सुमित्रानंद पंत की रचना है। दोस्तों ये चार आपके पास रचनाएं हैं, आपको इनमें से बताना है कि ऐसी कौन सी रचना है जो सुमित्रानंद पंत ने लिखी है या फिर उनकी रचना है। यहाँ पे तो उर्वशी, पल्लव, साकेत, कामिनी, आपका चार ऑप्शन है मेरे भाई। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पल्लव, जो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमित्रानंद पंत की यही रचना है। कौन सी? पल्लव। तीसरा दोस्तों क्वेश्चन पूछा है छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है? दोस्तों छायावाद की विशेषताएं तो बहुत सी हैं, लेकिन मुख्य विशेषताएं में से अगर पूछेगा तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकृति का मानवीकरण। में भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा छायावाद की मुख्य विशेषता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन पूछा है मैथिलीशरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं? जो मैथिलीशरण गुप्त एक कवि हैं वो किस युग से संबंधित है? उनका युग कौन सा है? द्विवेदी युग, शुक्ल और ऐसे दो ऑप्शन और है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए द्विवेदी युग से संबंधित है। किस युग से? द्विवेदी युग से संबंधित है। पांचवा में दोस्तों क्वेश्चन पूछा है केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति ने कहा था? केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस व्यक्ति ने कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं। दोस्तों अजातशत्रु नाटक के नाटककार यहाँ पे कौन हो जाएंगे? किसने इसको लिखा है? तो मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का नाटक है अजातशत्रु और इसके लेखक भी हैं कौन? अजातशत्रु। और आपको यह पता होगा कि अजातशत्रु एक नाटक है, तो अगर पूछ देगा कि अजातशत्रु जो है किस विधा की रचना है तो आपको मार देना है नाटक किसने लिखा है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का नाटक मुख्य कौन सा है? तो अजातशत्रु। मतलब कि बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो इस टॉपिक से बनेंगे, जयशंकर प्रसाद से बनेंगे। तो मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है जयशंकर प्रसाद का नाटक, उपन्यास और बाकी की रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सातवां हम दोस्तों को सब पता है ईला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है? वो जो कहानियाँ वो लिखे हैं उनका मुख्य विषय किस पर आधारित हुआ करता है और यह उनका मुख्य विषय क्या होता है? तो वो उनका मुख्य विषय होता है मेरे भाई मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक उनका मुख्य विषय होता है। 8 नंबर दोस्तों को समझाए सन 1800 से 1936 का समय क्या कहलाता है? तो मेरे भाई इस युग को हम प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। इस युग को प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे पहले जो भी क्वेश्चन आते थे एमसीक्यू वाले 20 नंबर के क्वेश्चन आते थे उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता नहीं था, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता था। लेकिन इस साल बहुत ही टफ कर दिया है आपके पेपर को। ज़्यादा टफ नहीं किया है, थोड़ा सा टफ किया है 1-2%। उसमें से ये एक क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है 2-3 बार, आराम से आ जाएगा। इसको क्या करना है? मिलान करना है, सिंपल सा मिलान करना है। जैसे मैला आंचल है तो मैला आंचल किसकी है? तो मैला आंचल मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ रेणु की, तो पहला का ख में हो जाएगा। दूसरा का देखिए चित्रलेखा। चित्रलेखा किसकी है? तो मेरे भाई चित्रलेखा है आपकी भगवती चरण वर्मा की। चित्रलेखा है आपकी भगवती चरण वर्मा की। तो यहाँ पे दो मिल गए। पहला का ख, तो पहला का ख कौन सा होगा? पहला का ख, दूसरा का ग, दूसरा का ग। यानी कि अगर ख है तो इसमें ग नहीं है, यानी कि यहाँ पे ख ग इसमें मिल रहा है, यानी कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ख ग राइट हो रहा है। महिला आंचल किसकी है? फणीश्वरनाथ रेणु की। चित्रलेखा किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। आपको ऑप्शन है मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आराम से आ जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगा।
होगा। निम्नलिखित में से उपन्यास है, इसमें से उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन उपन्यास है, विराट की पद्मिनी, या फिर चित्रलेखा, या फिर कफन? दोस्तों सेवा सदन एक उपन्यास है। किसका उपन्यास है? प्रेमचंद्र का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है सेवा सदन। और 11 नंबर दोस्तों को पूछा करुण रस का स्थायी भाव क्या है? दोस्तों रस से 1 नंबर आपका पक्का आएगा, 1 नंबर पक्का आएगा रस से। तो रस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको रस याद कर लेना है। रस कितने प्रकार के होते हैं, उसका अस्थायी भाव याद करना है, क्योंकि अस्थायी भाव से 1 नंबर जरूर आएगा आपका 20 नंबर में। तो अस्थायी भाव आपको याद रखना है। करुण रस का स्थायी भाव मेरे भाई हो जाएगा आपका शोक। शोक यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर दोस्तों को पूछा है सोहत वाले पीठ पर श्याम सरों ने गात, मनो यहाँ पे आ गया, नीलमणि शैल पर आते पर तो प्रभात। और दोस्तों जहाँ पर मानो जानो इत्यादि शब्द आते हैं, मानो जानो और ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर मेरे भाई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, मानो जानो मनो, ये सब वर्ड्स जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो उत्प्रेक्षा अलंकार के। 13 में दोस्तों को बताया यह एक सममात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 11, 13 विराम से 24 मात्रा होती हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। ऐसा कौन सा मेरे भाई छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं? तो चौपाई में 24 चौ से चौपाई, ये इसको याद कर लीजिए बहुत ही बढ़िया से। चौ से चौपाई हो जाएगा, चौ से आपका चौपाई हो जाएगा, और चौ से आपका 24 हो जाएगा। 6 से 24 हो जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। 14 में दोस्तों को पूछा है प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? प्रहार शब्द में मेरे भाई प्र उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन ए है। 15 दोस्तों को क्वेश्चन पूछा है पंचतंत्र में कौन सा समास है? पंचतंत्र में मेरे भाई द्विगु समास है, क्योंकि द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। क्या होता है? संख्यावाचक, यानी कि संख्या का बोध कराता है। जिसमें संख्याएं आपको दिख गई, ऐसा वर्ड जिसमें संख्याएं जैसा लग रहा है बोलने पे, वो आपका हो जाएगा द्विगु समास। द्वंद्व समास में ऐसे चिन्ह एक रहता है, जैसे माता पिता भाई बहन, ये सब आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। कर्मधारय तत्पुरुष ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है, ए और बी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कर्मधारय समास में ये होता है कि जैसे कमल बोल दिए, या फिर जैसे नीलकंठ बोलिए, नीला है जिसका कंठ, ऐसे ऐसे क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तत्पुरुष समास में जैसे राजा का महल, राजमहल जैसे बोल दिए, उसको राजा का महल, रसोई घर यानी कि रसोई के लिए घर। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हैं ये। 16 दोस्तों को सब पूछा है अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, या फिर कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर मेरे भाई 8 होते हैं। तो अ से अर्थ याद कर लीजिए और अ से 8 याद कर लीजिए। अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर मेरे भाई 8 भेद होते हैं टोटल। तो आपको ये याद कर लीजिए। 17 दोस्तों को सबसे आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम होगा अश्रु, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको लिखना मत भूलिएगा, इसको एक बार लिख लीजिएगा। अश्रु ऐसे लिखा जाता है, तो अश्रु ऐसे ही लिखा जाएगा। 18 दोस्तों को सबसे कर्मवाच में प्रधानता होती है, कर्मवाच में मेरे भाई प्रधानता होती है कर्म की, कर्मवाच में कर्म की प्रधानता होगी। 19 में दोस्तों को पूछा ताव्य शब्द में वचन और व्यक्ति है, तो दोस्तों ताव्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 में दोस्तों को पूछा निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, जिसमें आपको सर्वनाम बताना है कि कौन सा शब्द सर्वनाम है। तो कोई जो है एनी जो होता है एक सर्वनाम होता है, एनी मतलब कोई होता है, तो कोई आपका यहाँ पे सर्वनाम हो जाएगा, प्रोनाउन हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू के। अगर आपको एमसीक्यू और वर्णात्मक प्रश्न दोनों चाहिए तो यहाँ पर वीडियो दिख रहा होगा, आपको वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा, आप जाइए उस पर टाइप कीजिए और आराम से वर्णात्मक प्रश्न और इसके एमसीक्यू भी देख लीजिए। और यह भी देख लीजिएगा वर्णात्मक प्रश्न में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचना और ये है आपके जीवन पर से, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपका वो वर्णात्मक प्रश्न। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ऐसे वीडियो देखने के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगला वीडियो होने वाला है साइंस का, जिसमें हम लोग करेंगे साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू, तो उसको देखना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।